प्रतिदिन प्रभात कालीन बेला में हम सबको है न्यूज सुनाते, कभी कभी अपने गीतों से हम सबका जो मन बहलाते। राजनीति के अध्यापक हैं, छात्रों को राजनीति पढ़ाते। ऐसे हरफन मौला अपने आज के हैं मेहमान कहलाते। आज हम जिस शख्स को अपने इस सुनहरे पल कार्यक्रम के बीच लेकर आए हैं श्रोताओं, उन्हें किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं अपने आप में एक परिचय हैं और उनका परिचय कराना या उनकी तारीफ करना सूर्य को दिया दिखाने जैसा है। तो आज हम सबके बीच उपस्थित हैं हमारे मेहमान। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तारीफ ना पूछो दोस्तों, मैं मोहब्बत का सुरीला साज हूँ, जिसपे है नजरे इनायत आपकी, मैं उसी विनोद की आवाज हूँ। डीडीएस परिवार के सभी सम्मानित साथियों को शुभ संध्या। और बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। आज सर, आपने हमारे बीच उपस्थित होकर जो समय निकाला है। तो मैं जानना चाहूंगा विनोद जी कि वर्तमान में आप कहाँ पर हैं और क्या कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो दृष्टि दिव्यांग सम्मान समूह के समूह प्रशासक समिति के मैं सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस नाचीज को सभी साथियों के बीच मिलने मिलाने का जो मुलाकात का सिलसिला है, आज के मेहमान उसमें तशरीफ लाने का मुझे अवसर प्रदान किया। और जैसा सर आपने प्रश्न पूछा है, तो मैं इस समय इंदौर में हूं और इंदौर की एक तहसील है सांवेर, वहाँ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धर्मपुरी में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत अच्छे। विनोद जी ये बताएं कि आप बचपन से ही इंदौर में ही रहते हैं या किसी और इंदौर के दूर दराज गांव से आते हैं। नहीं सर, मेरा प्रॉपरली जो जन्म हुआ है वो इंदौर नगर निगम क्षेत्र में ही हुआ है और बचपन से आज तक मैं इंदौर नगर निगम क्षेत्र में ही निवासरत हूँ। जी जी। तो आपके पेरेंट्स क्या करते थे और आपको ये दृष्टिबाधिता कब से हुई है, इसका मुख्य कारण क्या रहा, थोड़ा बताएंगे। सर, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मिल श्रमिक थे और मेरी दृष्टिबाधिता का जहाँ तक सवाल है, तो नॉर्मली तो मेरा जन्म एक सामान्य बालक की भांति हुआ है, ऐसा मम्मी पापा बताते हैं। और मैं लगभग 5वीं क्लास, वैसे कहने को तो मैंने 8वीं क्लास तक नॉर्मल स्कूल में ही अध्ययन किया है, किंतु फिर भी जब मैं 5वीं क्लास में आया था तो टीचर ने मॉनिटर करना चालू कर दिया था कि मुझे आंखों में प्रॉब्लम है। और उसी दौरान मैं पापा का कभी कभी टिफिन छूट जाता था, तो मेल उनके कार्य कर्तव्य स्थल पर देने जाता था। तो आपस में दोस्ती यारी में उनकी चर्चा हुई थी, तो उनके एक दोस्त ने बताया था कि ऐसे बच्चों के लिए एक अलग से स्कूल होता है। और वो फिर मुझे किला मैदान स्थित जो मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ का प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पर ले गए थे। वहाँ पर राजाराम बोरसे सर से बात भी हुई थी, तो उन्होंने एमवाय से मेडिकल बनाने का कहा था। तो जब मैं 6ठी क्लास में आया तो मेरा एमवाय में मेडिकल बन गया था और दृष्टिबाधित मुझे घोषित कर दिया गया था। बेसिकली जो डॉक्टरों से इलाज करवाया, चाहे वो हार्डिया जी हो, चौधरी जी हो, दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल तक में गया, नागपाल जी है वहाँ नेत्र रोग विशेषज्ञ, उनसे इलाज कराया। तो उन्होंने कहा कि आपके पास पैसा हो तो आप अमेरिका जापान कहीं पर भी चले जाएं, किंतु इसका कोई इलाज नहीं है। बेसिकली मेरी जो डिजीज बताई है वो रेटिना पिगमेंटोसा, आरपी जिसको हम कहते हैं, जी वो है। तो उसके कारण विजन धीरे धीरे जाता रहा। लेकिन जब मैं 5वीं 6ठी में आया और मेरा स्कूल चेंज हुआ, सरस्वती महिला शिक्षण सेवा संघ में मैंने प्रवेश दिया था, तो वहाँ पर जितनी भी शिक्षिकाएं थी, खासतौर पर मैथ्स वाली टीचर जब ब्लैक बोर्ड पे सवाल करती थी उसके पहले मैं उनको उसका आंसर कर देता था। तो उन्होंने इसकी चर्चा अन्य शिक्षिकाओं से की थी, तो उन सभी शिक्षिकाओं ने मेरा भरपूर इलाज कराया, क्योंकि घर की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वो इलाज कराते। जितना संभव हुआ उतना मम्मी पापा ने करवाया, अधिक से अधिक। लेकिन उस विद्यालय के शिक्षिकाओं ने अपना भरपूर कंट्रीब्यूशन करते हुए मुझे डॉक्टरों के पास भेजा। डॉक्टर की फीस या चश्मा वगैरह भी अगर लगाया तो बनवाया उन्होंने ही। तो वो चाहते थे कि इसके पास दिमाग बहुत अच्छा है और आंखों के कारण माल ना खाए, तो हमसे इतना होगा सहयोग हम करेंगे, बाकी आप इलाज तो करवाइए।
विनोद जी, बच्चों को जो आपके साथ वाले बच्चे थे, साथ में पढ़ने वाले, जी तो उनके साथ में आपका उस समय जब बचपन में आप धीरे धीरे आपकी रोशनी कम हो रही थी, जी। तो कोई ऐसा व्यवहार में परिवर्तन वगैरह लगता था कि उनके साथ कि इसको नहीं दिखता सर, नहीं यानी है कि ऐसा कुछ? एक्चुअली उनको पता नहीं चलता था। मैं थोड़ा आंख के पास से किताब कॉपी पढ़ता था और अपने राइटिंग वगैरह सब वर्क में कर लेता था। थोड़ा ये है कि उनके छोटे अक्षर आते थे और मेरे बड़े अक्षर आते थे, लेकिन ऐसा किसी ने जज नहीं किया। हाँ, ये पता चल रहा था कि थोड़ा कम दिखता है, लेकिन जी इतना जज किसी को भी नहीं हो पाया। मैं उनके साथ खेलना कूदना और सांकलबंदी जैसे हाथ पकड़ के हम लोग खेलते थे, एक दूसरे को पकड़ते थे इंटर में, तो सारी गतिविधियां उनके समान करता था। बस थोड़ा सा विजन में ही मैं अंटिया वगैरह जिसको हम कंचे बोल कहते हैं वो जी खेलना जी करता था, तो इतनी दिक्कत नहीं आई। मगर 8वीं में बोर्ड परीक्षा हुई, वहां पर जी मूल्यांकन के लिए कॉपी अदर स्कूल में गई, तो वहां पर मुझे 2 विषय में सप्लीमेंट्री आ गई थी जब 8वीं का रिजल्ट आया। जी तो क्योंकि मेरा मेडिकल तो बन ही गया था, लेकिन मेरी मम्मी की मोह ममता के कारण मुझे ब्लाइंड स्कूल में नहीं भेजा गया, और शहरी क्षेत्र में होते हुए भी इतनी जानकारी नहीं थी। हालांकि बोरसे जी ने जब मिले थे तो बताया था कि ऐसा स्कूल है, लेकिन मम्मी ने नहीं भेजा। और 8वीं में जब मुझे सप्लीमेंट्री आई, जी तब मम्मी जी मेरे एक कजिन चाचा की शादी में गई थी, तो उसका अवसर उठाते पापा ने उनकी मम्मी की गैर मौजूदगी में मुझे 14 जुलाई 1995 को डॉक्टर हेलन केलर दृष्टिहीन उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो कि वर्तमान में डॉक्टर हेलन केलर शिक्षा अकादमी प्रकाश नगर में स्थित है, वहां हम्म। पर एडमिट करवा दिया। और उसी दिन से मैं दृष्टिबाधित समाज में अपने साथियों से मिला और दृष्टिबाधित समाज का एक अभिन्न अंग बना। तो आपको जब आप स्पेशल स्कूल में जब पहुंचे जी दृष्टिबाधितों के बीच में, जी। तो वहां पर आपको कैसा फील होता था और उन लोगों को कैसा लगता था आपके साथ? हाँ, कुछ मेरे को अजीब सा तो लगता था, लेकिन मैं भी इस बात को 10-15 दिन तो मैंने प्रारंभिक दिनों में वहां पर एक ही टाइम खाना खाया, मुझे अच्छा नहीं लगता था, कुछ हम्म। थोड़ा सा अजीब सा लगता था। लेकिन धीरे धीरे से मैं समझने लगा, और जब मैं देखता था कि यार मेरे को तो काफी दिखता है, लेकिन मेरे कुछ साथी ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नहीं दिखता है और वो सब कुछ करते हैं, तो मेरे में भी एक आत्मविश्वास आया। फिर मैंने वहां पर ब्रेल लिपि सीखी और बहुत जल्दी मैंने ब्रेल सीखी, जिसके कारण कुछ साथियों में प्रतिस्पर्धा भी हुई। जी और एक दो साथियों ने, जब अर्धवार्षिक परीक्षा हुई प्रकाश नगर में, तो मैंने राइटिंग में करा और मैं उनसे आगे निकल गया। तो जो जी। मेरे से टॉपर थे उस समय तक, उन लोगों ने इस हम्म। बात का विरोध भी किया। आदरणीय सोनी मैडम और जो प्राचार्य थे प्राटीरार सर, उनको बोला कि आप गलत कर रहे हैं, विनोद को इतना नंबर और हमको इतने कम नंबर। हम्म। फिर मैंने देख लिया कि चलो ये विरोध हो रहा है, तो फिर मैंने राइटिंग ब्रेल में ही उनके साथ पेपर देना चालू किए जब भी परीक्षाएं टेस्ट हुए। तो हम्म। फिर जब देखा उन्होंने कि नहीं ब्रेल में भी ये सब कर रहा है, तो फिर उन्होंने ये प्रतिस्पर्धा खत्म कर दी और अच्छे से फिर हमने 8वीं की बोर्ड परीक्षा दी और उसमें भी मेरा फर्स्ट क्लास रिजल्ट बना। तो नहीं, वो तो आप लगता ही है कि आप शुरू से ही मेधावी और प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं। जी ये तो आपकी जो आजकल की एबिलिटी है, जो आजकल हमसे बातचीत होती है, या आप जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं, उससे साफ साफ जाहिर होता है कि आपने बहुत अच्छा ये संघर्ष किया है आप और आपकी जैसे सभी प्रतिभा। बड़े साथियों का आशीर्वाद है कि मैं जीवन में कुछ कर पा रहा हूँ। आप सभी का जैसा मार्गदर्शन मिलता है, तो उसके निर्देशन में मैं जो कार्य नहीं कर पाता हूँ उनको भी करने की कोशिश करता हूँ। तो विनोद जी, अभी आप वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक की पद पर कार्य कर रहे हैं, आपने बताया। जी, तो इस उच्च पद पर माध्यमिक शिक्षक। पहुंचने जी जी, तो इस जी पद तक पहुंचने में आपको किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, या ये सफर आपका आसानी से तय हो गया? नहीं, एक्चुअली सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षक बनना मेरा ध्येय नहीं था। ध्येय तो मेरा था वकालत करने का। वाह वाह मगर जी। जैसा मैंने बताया कि घर की माली हालत ऐसी नहीं थी। 12वीं के बाद मैं गया भी डीएवीवी का जो एक है, जहाँ पर आप 12वीं के बाद भी लॉ कर सकते हो बीए के साथ में, और जी 1 साल उसमें बचता है, क्योंकि बीए और एलएलबी करो तो 3 दूना 6 साल लगते हैं, लेकिन अगर कॉमन कोर्स करते हो तो 5 साल में हो जाता है। लेकिन जी। वहाँ की फीस इतनी थी कि मेरा परिवार या मैं एफर्ट नहीं कर सकता था। तो फिर मैंने पीएमबी गुजराती कला एवं विधि महाविद्यालय में एडमिशन लिया और वहां से बीए करा। बीए के बाद फिर मैंने एमए किया। यहाँ पर भी बीए जब मैं कर रहा था तो मुझे काफी दिक्कत आने पड़ी, क्योंकि हम उस समय किराए के मकान में रहते थे और कुछ मकान मालिक से विवाद हो गया था, जिसके कारण हमारा मकान मालिक जो था वो किराए का मकान खाली करवाना चाहता था। हम कर नहीं जी। रहे थे, क्योंकि काफी साल हो गए थे, 20-25 साल मम्मी पापा छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो उस समय उसने बिजली कनेक्शन काट दिया।
अब बिजली अच्छा। कनेक्शन काटा तो ब्लाइंड जो होते हैं वो टेप रिकॉर्डर से कैसेट रिकॉर्ड करवा के पढ़ते थे, अपनी पढ़ाई करते थे, तो मुझे काफ़ी दिक्कत आई। ऐसे में मेरा एक दोस्त था, वो आगर का रहने वाला था और बीजलपुर में वो रूम लेके पढ़ रहा था। तो जी। वो मुझे बोलता था कि मेरे रूम पर आ जाओ, तो मैं सुबह शाम ट्रेन से बीजलपुर जाया करता था। रेलवे स्टेशन राजेंद्र नगर उतर के बीजलपुर 3 किलोमीटर पैदल जाता था। जी। ऐसे जी। करके मैंने बीए फर्स्ट ईयर मतलब सेकेंड काफी ईयर। संघर्ष किया आपने मेरे जी इस जी। मामले में। फर्स्ट ईयर तो सेकेंड ईयर मैंने वैसे उसके सानिध्य में करा। फिर मुझे प्रकाश नगर ब्लाइंड स्कूल में ही गेस्ट टीचर के रूप में हॉस्टल फैसिलिटी दे दी गई, तो फाइनल ईयर मैंने वहां से करा। जी। एमए प्रीवियस के समय जब प्रकाश नगर में फिजियोथेरेपी सेंटर खुल गया था, तो मैंने उसमें भी एडमिशन लिया ताकि मेरा हॉस्टल फैसिलिटी मुझे मिलती रहे। जी। और लेकिन हाँ, मेरे जब प्रीवियस उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी के साथ साथ मैंने प्रीवियस भी कर लिया रेगुलरली गवर्नमेंट आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज से। तो मतलब मगर आपने फिजियोथेरेपी कोर्स भी किया हुआ है? हाँ, 1 साल का किया है। मगर जब फाइनल ईयर आया तो प्रकाश जी। नगर के जो किला मैदान के संस्था के अध्यक्ष एमवी सरोनकर साहब, जी। उनको पता चल गया कि मैं दो दो कोर्स कर रहा हूँ, यानी कि फिजियोथेरेपी भी कर रहा हूँ, साइड में मैं अपना अध्ययन भी जारी रखे हूँ। जबकि शर्त ये थी कि जो विद्यार्थी फिजियोथेरेपी का स्टूडेंट है वो कोई अन्य पढ़ाई नहीं करेगा। जी। लेकिन मेरा तो उद्देश्य अपने हायर एजुकेशन को बढ़ाना था और केवल मेरे को हॉस्टल फैसिलिटी के उद्देश्य से मैंने फिजियो में एडमिशन लिया था। हालांकि मैं फिजियो में भी अच्छे से जितना हो सकता था उतना अपना अध्ययन करता था। लेकिन जब फाइनल में स्थिति आ गई तो फिर मैंने प्रकाश नगर और फिजियोथेरेपी ड्रॉप करके एनएबी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड आ गया। जी। क्योंकि पार्ट टाइम में मैं जब एमए और फिजियोथेरेपी कर रहा था वहाँ उसी समय पार्ट टाइम में 2 दिन एनएबी में जो ब्रेल प्रेस थी वहाँ पर प्रूफ रीडिंग का भी काम करने में आया करता था। स्कूल भी रबर हुआ। तो प्रूफ रीडिंग के दौरान मेरी एनएबी के विकास अधिकारी से अच्छी बातचीत हो गई थी। एनएबी जो एक ऑफिस था उस समय, लेकिन फिर मेरे जैसे अन्य साथियों को भी कुछ समस्या थी, तो हमने विकास अधिकारी श्री संजय लोखंडे सर से निवेदन किया कि सर हमें उच्च शिक्षा के लिए केवल आप पोस्टर फैसिलिटी यहाँ पर दे दो। तो कुछ समस्याएं थी, उन्होंने बोला कि खाने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी या कुछ भी नहीं। तो हमने बोला सर हम वो सब व्यवस्था करेंगे, आप तो केवल रहने की परमिशन हमको दिलवा दो। तो जी। उन्होंने अपने रूमों में कुछ बच्चों को रहने की फैसिलिटी दे दी और जब से लेकर आज तक एनएबी में हॉस्टल भी संचालित होने लगा है। तो जी। जी। मैं एनएबी में आ गया। फिर मैंने एनएबी से ही एमए फाइनल ईयर करा और आप सभी की दुआओं आशीर्वाद से मेरा एमए फर्स्ट क्लास आया और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में वर्ष 2005 में प्रावीण्य सूची जो आई थी उसके में मेरा 5वां स्थान रहा। वाह वाह, और बधाई हो इसके लिए गवर्नमेंट आर्ट आपको। एंड कॉमर्स कॉलेज के राजनीति विभाग में एकमात्र फर्स्ट क्लास स्टूडेंट होने का भी मुझे गौरव प्राप्त हुआ उस समय। वाह वाह। बिल्कुल आप हम सब के लिए मिसाल है, देखा जाए तो जी आपने बहुत संघर्ष भी किया है और बहुत सारी उपलब्धियां भी आपने हासिल की है। जी जी, बस आप तो लोगों का विनोद जी, आशीर्वाद है। थोड़ा अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में बताएं कि आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? जी, मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा हैं, हम 4 बहन भाई हैं, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे से छोटी एक बहन है और उससे छोटे 2 भाई हैं। जी। बहन की शादी हो गई है, दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। मेरा एक छोटा वाला भाई जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इस समय जयपुर में कार्यरत है और सबसे जी। छोटा जो मेरा भाई है वो मेरे साथ ही रहता है और वो प्राइवेट जॉब करता है। जी। नहीं, इसके अलावा आपका अपना हाँ, परिवार? मेरा स्वयं का जो परिवार है तो वाइफ है श्रीमती माया गढ़वाल, जो कि दृष्टि दिव्यांग समूह में सम्मिलित भी है, और 2 बच्चे जी। हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटा नैनांश गढ़वाल जो कि 11 ईयर ओल्ड हो चुका है, 12th में रनिंग है और उसका 7th क्लास में वो इंटर हुआ है। गुड़िया जो है वो 7 ईयर ओल्ड है और इस समय 3rd क्लास में इंटर हुई है। तो माया जी भी क्या दृष्टिबाधित हैं? हाँ, माया जी आंशिक दृष्टिबाधित है। जी। तो आपका फिर माया जी के साथ में ये जो संबंध है ये किस तरह कायम हुआ? मतलब इसमें आपने इसके लिए प्रयास कैसे किए गए? घर वालों ने प्रयास किए, आपके स्वयं के प्रयास से ये रिश्ता कायम हुआ? नहीं, माया जी से संबंध स्थापित होने की एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल ना तो इसमें मेरे परिवार का कोई योगदान रहा, ना ही मेरा कोई योगदान रहा, बल्कि इसमें मेरे दोस्तों का चैलेंज रहा। अच्छा। और दोस्तों के चैलेंज के बदौलत माया जी से मेरा संबंध स्थापित हुआ। जी।
चलिए बढ़िया है। तो आप तो शुरू से ही चैलेंजों को स्वीकार करते आए हैं हाँ, अब आप और आपका बोलेंगे कि जीवन ही। चैलेंज कैसा था तो उस पे मैं जरूर प्रकाश डाल सकता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। चैलेंज तो कुछ ना कुछ रहा ही होगा, नहीं तो जिंदगी में चुनौतियों से जिंदगी भरी हुई है। जी तो असल में क्या है, समय की भी हमें थोड़ी सी सीमाओं को ध्यान रखना है। जी जी। तो विनोद जी, मैंने सुना है कि आप अपनी इस जॉब से पहले आप रोजगार भी करते थे, कुछ बिजनेस करते थे। तो बिजनेस के बारे में थोड़ा सा मतलब जरूर बताएं, क्योंकि जी हमारे जैसा श्रोताओं को उससे भी कुछ प्रेरणा मिलेगी। जी जी, जैसा मैंने बताया कि घर की माली स्थिति नहीं थी, तो मैं अपने स्वयं के खर्चे के लिए, जैसा मैंने बताया कि एनएबी में मैं प्रूफ रीडिंग तो करता था, तो प्रूफ जी रीडिंग के लिए मुझे बहुत कम नॉमिनल पेमेंट मिलता था। तो और वो भी 2 घंटे 3 घंटे ही मैं करता था, तो ऐसे में और कॉलेज भी मैं जाता था, लेकिन दिन भर का जो समय मेरे पास बचता था सुबह शाम का, दिन में मैं जी प्रूफ रीडिंग कर देता था और कॉलेज भी हो जाता था, लेकिन सुबह 8 से 11 और शाम को 5 बजे से मेरे पास टाइम ही टाइम था। तो ऐसे में मैंने स्टूडियो पीसीओ डाल दिया था, साथ में बेकरी के सामान, समोसे, क्रीम रोल और कुछ अपने पाउच वगैरह, सिगरेट, गोली, चॉकलेट, बिस्किट, ये छोटे मोटे आइटम रखे थे, क्योंकि एनएबी के सामने प्रेस्टीज कॉलेज और बॉम्बे हॉस्पिटल है। जी। तो इस प्रकार के मैंने एक गुमटी डालकर प्रोडक्ट रखना चालू कर दिया था, ताकि मेरी स्वयं की कमाई हो सके और मैं पढ़ाई या जो भी मुझे अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति है, वो उसके लिए मुझे घर पर या किसी अन्य पर डिपेंड ना रहना पड़े। तो और आपको बिजनेस में कोई परेशानी नहीं होती थी, जैसे दिखता नहीं है, कम दिखाई देता था उसके कारण? नहीं, इतना मुझे था उस समय विजन कि मैं अच्छे से देख पाता था, और जो पीसीओ पे था उस पे डिजिटल बोर्ड लगा रखा था, तो उसमें राइटिंग में सारे जो नंबर्स वगैरह होते थे या फोन का बिल आता था, वो सारा मैं जी देख लिया करता था। और समोसे भी मैं बेकरी के जैसे नॉर्मल बनते हैं, बिना तले जी। समोसे, इसको हम कहते हैं बेक समोसा, उसको सॉस, सेव, प्याज, टमाटर डाल के बना के अच्छा देता था। वाह वाह, तो क्या अच्छी बात है। खासी कमाई का जरिया था मेरे समय। आपने हमें तो कभी बुलाया नहीं समोसा खाने के लिए भाई। अब भाई साहब, उस समय की परिस्थितियों में ना तो हम आपको जानते थे, ना ही आप मुझे जानते थे, नहीं, हम जिसके कारण। कल्पना करके ही बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप, काश हम उस समय इंदौर में रहे होते जी और आपके साथ बैठ के समोसे खाए होते तो कितना अच्छा रहता। हाँ, ये बात है 2004 से 2006 के बीच की। हाँ, तो उस समय हम और लोग, उस समय मेरी भी नई 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 जॉब थी और इंदौर से मेरा कोई खास हाँ कनेक्शन नहीं था। तो हम चूक गए, मतलब ये कह सकते हैं। जी, और 2006 में ही फिर मेरी सास की सेवा में नौकरी लग गई, तो फिर मैं तब से लेकर आज तक सास की सेवा में एक सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो आपको अपनी सेवा के दौरान कभी किसी प्रकार की कोई गलत फहमी टाइप मतलब ऐसी हुई हो, या शिक्षकों के बीच में कोई मनमुटाव, या किसी ने भेदभाव कोई नीति अपनाई हो, नहीं ऐसा नहीं, कुछ? जरा सा दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ, मेरा इस जॉब में जो आज मैं कर रहा हूँ वो करने का इंटरेस्ट नहीं था, जैसे मैंने पहले भी बताया। और एमए करने के बाद भी मैं पीएचडी कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय आरडीसी बहुत लेट हुई, 3 साल बाद आरडीसी हुई। और जी जिस दिन आरडीसी हुई, यानी कि रिसर्च डिग्री कमेटी आपके जो भी टॉपिक रहता है पीएचडी का, उसको अप्रूवल देती है। तो जी जी 2005 में मैंने सिनोप्सिस दी थी और आरडीसी 2008 में हुई। और जी जब आरडीसी हुई तो उसके एक दिन पहले ही मेरे गाइड एक्सपायर हो गए, श्री स्वर्गीय एसएस बग्गा साहब थे मेरे गाइड। जी तो हालांकि मेरी आरडीसी क्लियर हो गई और काफी अच्छा रिस्पांस दिया जो आरडीसी कमेटी थी उसने भी, और मेरी विशेष परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि गाइड एक्सपायर हुआ था, तो यूनिवर्सिटी ने 7 दिन का टाइम मुझे दिया कि आप जी अपना नेक्स्ट गाइड ढूंढ ले, और आपका विषय अप्रूवल हो गया है तो आप इस पीएचडी के कार्य को समय सीमा में खत्म करें। जी। दुर्भाग्य ये रहा कि उस समय राजनीति विज्ञान की सीट किसी के पास खाली नहीं थी, केवल एक प्रोफेसर साहब थे जिनके पास सीट खाली थी। और उन्होंने शर्त रखी कि मेरा जो टॉपिक था वो 74वां संविधान संशोधन, इंदौर नगर निगम की स्वायत्तता था। तो उनका कहना था कि आपका लोकल टॉपिक है, तो आप स्थानीय तौर पर यहाँ रहकर यदि कार्य करते हैं तो मैं आपको अपनी गाइडेंसशिप दे सकता हूँ, अदरवाइज नहीं दे सकता हूँ। तो मेरी जो नौकरी थी उस समय वो इंदौर से 110 किलोमीटर महिदपुर तहसील में थी, जिला उज्जैन। तो मैंने तो जी बोला, सर मेरे सास की सेवा है और जो गर्मी समर वेकेशन मिलता है मैं उसमें दिन रात करके काम करूंगा और आपको किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं आने दूंगा। जी। लेकिन शायद मैं उनको विश्वास नहीं दिला पाया और उन्होंने मुझे मना कर दिया। और उनके ना नुकार के समय ही मेरा 7 दिन का समय गया और मेरी पीएचडी ड्रॉप हो गई। वैसे अच्छा में अच्छा। मैंने संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1 का जो पदभार ग्रहण किया था उसी में करा, और आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से विगत 15 वर्षों से मुझे
मेरे स्टाफ से, या तो मैं पुराने स्कूल में रहा हूँ या वर्तमान में जहाँ पर मैं कार्यरत हूँ, यहाँ पर जी। कभी भी कोई मनमुटाव या कोई भेदभाव का सामना मुझे नहीं करना पड़ा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो विनोद जी, आपकी रुचियाँ क्या है, मतलब आपको क्या पसंद है? पसंद में, रुचियों में हल्का फुल्का गुनगुना लेता हूँ। गाने का बहुत शौक है, लेकिन कभी संगीत की शिक्षा किसी गुरुवर से प्राप्त नहीं कर पाया, तो जी। केवल ऐसे ही गुनगुनाने का शौक है। बाकी थोड़ा बहुत लिखने का भी शौक था एक जमाने में, वाह वाह। और अब तो हालात के साथ सब कुछ समय जो सिखाता है वो सब सीखते चले जाते हैं और वो करते चले जाते हैं। तो आपने कुछ माया जी के संदर्भ में कुछ लिखा है, या कुछ आज तक कुछ दो चार लाइनें वगैरह कुछ लिखी हो तो सुनाइए। नहीं, पूरी एक कविता ही लिखी थी दरअसल। वो अभी मुझे याद नहीं है क्योंकि काफी साल हो गए, लेकिन उसका जो अंतिम स्टेंजा था वो था, हल पर विनोद की आंखों के आगे कोई छाया रहता है, लगता है कि तुम हो या तुमसे मिलती माया है। पूरा क्या निश्चय बात है, है, वाह। मैंने देखा है तुमको ख्वाबों में, मैंने देखा है तुमको ख्वाबों में। वाह 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 विनोद जी, क्या बात है, आप तो बहुत रंगीन है भाई। जी। तो हम चाहेंगे कि क्या आपकी जो धर्मपत्नी जी है, माया जी हैं, उनको भी एक दिन कम से कम समय वो हमको दें, तो एक साक्षात्कार उनका भी होगा। तो उनसे आप हमारी तरफ से रिक्वेस्ट पहुंचा दीजिएगा। हाँ, और अभी तो बाकी दरअसल आपने, वो अपनी गर्मियों की छुट्टी है तो अपनी मम्मी के वहाँ मायके गई हुई हैं, तो अच्छा अच्छा आएंगी तो अच्छा। जरूर आपके। आप तो स्वयं ही बोल सकते हैं, मेरे बोलने की जरूरत वैसे मैं नहीं समझता हूँ कि पड़ेगी, क्योंकि आप अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, और जीजा जी साली के रिश्ते के बीच में मेरा क्या काम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये तो जी। अच्छा है। और बहुत अच्छा लगा विनोद जी आपसे बात करके, और आपने जो समय निकाला हमारे श्रोताओं के लिए, अपने कीमती समय में से, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। नहीं नहीं और सर, ये पूरा आप सभी डीडीएस का परिवार। बड़कपन है कि आपने मुझे सुनहरे पद के तहत आज के मेहमान बनने का अवसर दिया, और मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ, और उम्मीद करूंगा कि मेरे लायक कभी भी कोई भी सेवा अगर मेरे साथियों को लगती है तो वो बेहिचक मुझे कह सकते हैं। और जैसा मेरे को आपने शुरू में बताया कि राजनीति विज्ञान का मैं अध्यापक हूँ, यदि राजनीति विज्ञान से संबंधित किसी को कोई समस्या आती है तो मुझे पूछ सकते हैं, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर भी काफी सारे वीडियो हैं, उनको विजिट अच्छा, कर हाँ विनोद सकते हैं। जी, ये बात सॉरी, ये थोड़ा छूट रहा था, तो मैंने कहा हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया। आपका यूट्यूब चैनल भी अच्छा चल रहा है, और आप हमको जो जिस प्रकार से डेली सुबह सुबह न्यूज अपडेट कराते हैं, कोरोना अपडेट कराते हैं, जी। इसके लिए आपकी मतलब आपकी जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली, और इतनी मेहनत करते हैं, तो इसके पीछे क्या राज है इसका, बताइए थोड़ा। नहीं, प्रेरणा तो देखिए हमारा एक और नेशनल लेवल का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, रिकॉर्डिंग क्लब, आप अच्छे से परिचित होंगे उससे। जी उसमें हम सभी न्यूज़पेपर्स को रिकॉर्ड करा के अपने दृष्टिबाधित साथियों को उपलब्ध कराते हैं, ताकि वो न्यूज से अपडेट रहें। जहां तक अपने ग्रुप की बात है, तो जिस दिन मुझे दृष्टि दिव्यांग सम्मान समूह में जोड़ा गया था, उस समय आम्रपाली, जो कि एक हमारी अच्छी दोस्त रही हैं, उन्होंने निवेदन करा था कि जिस प्रकार से मैं अन्य ग्रुपों में न्यूज देता हूँ, इसी प्रकार से मैं अपनी आवाज में ही यहाँ पर न्यूज दूं। तो विगत एक साल से कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैली है, तो जी रोजीना भारत में उसके आंकड़े बदलते रहते हैं, कभी अच्छी तो कभी बुरी खबरें आती रहती हैं। तो मैं जी चाहता हूं जी। कि मेरे साथी ओरिजिनल, क्योंकि टीवी में बहुत सी बार होता है कि 2 दिन पुरानी भी खबर बताई जाती है, और तो जो ओरिजिनल पेपर में आती है, जो मेरे साथी नहीं पढ़ पाते हैं अपनी दृष्टि ना होने के कारण, तो जी मैं जी। मेरी मम्मी की सहायता से उनको आंकड़ों को पढ़ता हूँ और अपने साथियों को पेश करता हूँ, ताकि वो अपडेट रह सकें, और समाज में क्या कुछ घट रहा है वो वास्तविक रूप से जो टेक्स्ट आया है, लिखा हुआ है, उनको मैं जी सुना सकूं। तो चलिए, मेरे बहुत बहुत साथी धन्यवाद सुनते हैं। आपको। और बिल्कुल आंटी जी अपना सहयोग जो दे रही हैं, बहुमूल्य सहयोग दे रही हैं, जी। हम इसके लिए उनके बहुत बहुत आभारी हैं। उनका जो प्रेम प्यार हमें मिल रहा है, उसके लिए उनका धन्यवाद। और विनोद जी, समय काफी हो रहा है, तो मैं क्षमा चाहूंगा। हमारे जी। बहुत सारे प्रश्न बाकी रह गए हैं, लेकिन कभी दोबारा मौका मिला तो हम फिर बात करेंगे, जी। है जी ना। सर। जी सर। तो तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। जी। और आप हमारे श्रोताओं के लिए अंत में कोई छोटा मोटा संदेश देना चाहें, दे सकते हैं। नहीं, अपने समूह के सभी साथी जो हैं वो विद्वान हैं, संदेश क्या दूं, बस गुजारिश यही करूंगा कि जब भी
कभी भी कोई भी समस्या किसी भी साथी को हो तो वो हमसे शेयर करें। सुख हो या दुख हो वो बांटते चले, ताकि एक जो दृष्टि दिव्यांग सम्मान को समूह को हम परिवार का नाम देते हैं, वो परिवार की सार्थकता हो सके। और खट्टे मीठे अच्छे बुरे जो भी हमारे अनुभव हो, हम बिना किसी हिचक के उनको शेयर करें और सब घुल मिलकर बने रहें। और पेंडेमिक खत्म होने के बाद हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि एक मंच पर 1 या 2 दिन का गेट टुगेदर करें, ताकि अच्छे से एक दूसरे को जान सके। आप बिल्कुल सभी ने बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में मुझे सुना, इसके लिए मैं हृदय के अंतर गहराइयों से आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और पूरी चलिए विनोद समूह जी, ईश्वर ने प्रशासक टीम चाहा को तो हम लोग एक जरूर बार मिले। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर ने चाहा तो हम लोग जरूर मिलेंगे। एक बार हमें एक प्रोग्राम लाइव गेट टुगेदर करना है, जी और बस ईश्वर से प्रार्थना है कि ये पेंडेमिक सिचुएशन जल्दी समाप्त हो। तो ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। तब जी तक के लिए नमस्कार। जी। चलते